सो बेटा सॉलिड्स दो टाइप के अभी बातचीत की हम लोगों ने। कौन से दो टाइप के? एक हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक हो गया एमॉर्फस सॉलिड। क्या डेफिनेशन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का? आपने एग्जाम्पल तो दे दिया टीचर, NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है, टेल्कम पाउडर एमॉर्फस सॉलिड है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड। एग्जाम्पल तो समझ में आ रहा है, डेफिनेशन क्या बनाएंगे? सो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन क्या बनाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो ये दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ऐसा बोलते हैं, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है। मतलब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू एमॉर्फस सॉलिड। जहाँ पर अगर एमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच वीक फोर्स होगा। सो बैक टू क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड डेफिनेशन। In case of crystalline solid, the intermolecular force is very strong. In case of amorphous solid, the intermolecular force is not strong. They are weak forces. So this is difference number one. In crystalline solids, particles are arranged in a regular pattern containing short range as well as long range forces which are strong forces. Understand? long range में तो वही force operate करेगा ना भाई जो strong forces है। सो ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन। एमॉर्फस सॉलिड्स पार्टिकल्स आर अरेंज इन एन इरेगुलर शेप, दे मे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, नॉट मे हैव, दे हैव वीक, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस डायग्राम से बताने की कोशिश की गई इस बात को, सफिशिएंटली एडिक्वेट डायग्राम है कि ये हाईली ऑर्डर्ड है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या लैटिस पॉइंट बोलते हैं इनको आप। तो मॉलिक्यूल्स आर हाईली ऑर्डर्ड, दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स रैंडम है बेटा, दे आर स्कैटर्ड जस्ट लाइक दैट। सो जब स्कैटरिंग हो रही है तो उसको आप क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल्स के बीच में स्कैटरिंग हो रही है तो उसको आप क्या बोल रहे हैं? एमॉर्फस सॉलिड बोल रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। चूंकि यहाँ पर चीज़ें रेगुलर हैं, डिसिप्लिन में है, पैटर्न है, इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो चीज़ें बिल्कुल टाइटली हेल्ड हैं और डिसिप्लिन में। समझ आ गई बात ये? जबकि एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बातचीत की जाए तो दो पार्टिकल के बीच का फोर्स वीक है, चीज़ें ऑर्डर में नहीं है, चीज़ें डिसऑर्डर्ड हैं, केओटिक है, रैंडम है। समझ आ रही बात ये? सो ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच का डिस्टिंक्शन दिखाया गया आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट। जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ पर ज़्यादा हैं? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ पे कम है? एमॉर्फस सॉलिड में कम है। क्लीन एंड क्लियर स्टेटमेंट हो गया। इन बातों को जानने के बाद मैंने 2-3 बार रिवाइज किया। अब आप नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन में इन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज, एज इट इज विजिबल ऑन योर बोर्ड, इज मेल्टिंग पॉइंट से डिस्टिंग्विश करते हैं। सो एज एक्सपेक्टेड, जैसा आपको दिख रहा है पीछे में, पहले मैं जरा इसको पढ़ लूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प और कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं बेटा, उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में दूसरा डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? स्पष्ट नज़र आ रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प, वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके पूरा का पूरा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं हम लोग कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे ही टेम्परेचर को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे, दिस इज सडनली ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड, पूरा का पूरा मास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आगे बात क्लियरली सब लोगों के? अब जरा एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बातचीत की जाए। ये जो हमारे पास दूसरा सॉलिड है, ये जो है दिख रहा है सारे बच्चों को, ये हमने माना है, हाइपोथेटिकली माना है या नहीं वो तो अलग बात है। हमने हाइपोथेटिकली प्रिज्यूम कर लिया ये अपने आप में एक एमॉर्फस सॉलिड है। बेटा अगर ये एमॉर्फस सॉलिड होगा तो इसको मेल्ट जब करने जाएंगे हम लोग, तो हो सकता है अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है,
तो 190 डिग्री से ही धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू हो जाएगा ये, और 200-205 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगातार मेल्ट करता रहेगा। मतलब कि एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में 200 प्लस माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में ये मेल्ट करता रहेगा, सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होता रहेगा। सो एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट्स इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। Amorphous solid melts, gets fused in a range of temperature. Crystalline solid melts at a sharp temperature. Clearly distinction हो गया यहाँ पे। Next is the cleavage property. छोटी सी बात है, ध्यान से देखेंगे। Cleavage property पहले मैं तुमको दिखाऊं, तुमको दिखेगा यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को तुमने कट किया है, तुमको स्मूथ क्लीन क्लीवेज नजर आ रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल सरफेस बिल्कुल इसका स्मूथ, समझ में आ रही बात तुम्हारे कट करने के बाद। यही तुमने अमॉर्फस सॉलिड को कट किया बेटा, तो तुमको ये इरेगुलर शेप का कट्स मिल रहा है। समझ आ रही बात ये? इसको आप बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। एक बार फिर से, किस सॉलिड को कट करने पे स्मूथ रेगुलर शेप का पार्टिकल्स मिल रहा है हम लोगों को? वो मिल रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। किस में इरेगुलरिटी नज़र आ रही है? वो नज़र आ रहा है एमॉर्फस सॉलिड में। क्या डिफरेंस बना यहाँ पे? डिफरेंस ये बना क्लीवेज प्रॉपर्टी के हिसाब से, व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस और मे बी मोर देन दैट, एंड द न्यूली जनरेटेड सर्फेसेज आर प्लेन एंड स्मूथ। प्लेन और स्मूथ सरफेस मिलता है किस केस में मिलता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। ऐसा क्यों होता है टीचर? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो कट लगने के बाद भी चीज़ें डिसिप्लिन में रहती हैं, तो सरफेस बिल्कुल स्मूथ मिलता है, रेगुलर शेप का कट मिलता है। समझ में आ रही बात सब लोगों के? जबकि एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करें तो अगर उसको आपने नाइफ से कट किया, तो नाइफ से कट करने के बाद जो इरेगुलर शेप नज़र आ रहा है आपको, वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि चीज़ें वहाँ पहले से ही इरेगुलर हैं, डिसऑर्डर्ड हैं, तो कट लगने के बाद भी वो इरेगुलर ही नज़र आएगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ the fact that amorphous solids particles are held together by very weak intermolecular force. You call this in the language of solidity, आप इस फोर्स को क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं बेटा। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। तो वहाँ पर चूंकि शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, चीज़ें जो है डिसिप्लिन में नहीं है, काबू में नहीं है, तो इरेगुलर कट्स मिलता है, इरेगुलर शेप्स मिलते हैं। समझ आ रही बात ये? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ कभी कभी अगर डिफरेंस लिखने आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो फटाफट तुमको ये दिमाग में रहेगा, वहाँ जाके तुमको रिप्रोड्यूस करना है इन बातों को। सो आपने क्या पढ़ना शुरू किया है? सॉलिड्स 2 टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस, और उन दोनों को डिस्टिंग्विश करना शुरू किया बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लॉन्ग रेंज फोर्सेस, amorphous solids are held together by short range forces. क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कट करने के बाद रेगुलर सरफेस प्रोड्यूस करते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कट करने के बाद इरेगुलर सरफेस, नॉन स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस करते हैं। इतनी बातें हमने पढ़ी हैं, थ्योरेटिकल बात है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, डिफ़िकल्ट टू डिलीवर ऑल्सो, बट वी आर ट्राइंग सो दैट यू गेट द फैक्ट्स प्रॉपरली। इतनी बातों को जानने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन में आ जाइए बेटा, विच इज़ नोन एज, क्या दिख रहा है बोर्ड पे? विच इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। अब आप ये देखिए, जैसा मेल्टिंग पॉइंट है वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न से। क्या होगा? मैं क्विकली रीड आउट कर दूँ इसको। दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। अब देखो, इस बात को तुमने मेल्टिंग पॉइंट से बिल्कुल कनेक्ट कर लिया ना। जिसका एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होगा, एक पर्टिकुलर हीट प्रोवाइड करने के बाद वो मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न? Heat required so that a solid is transformed into corresponding liquid is known as enthalpy of fusion. तो किसका फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा? किसका एक कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा? जिसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। किसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये बात भी एब्सोल्युटली क्लियर हो गई। और उसमें जो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न एक डेफिनेट वैल्यू क्यों नहीं होता है? बिकॉज वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करता है।
absolutely correlated and understood. So point number 4 is also done. Next is anisotropy and isotropy, right? So crystalline solids are anisotropic and have different physical properties, and having different physical properties in different direction, and have different physical properties in different direction, having different magnitudes. ये statement पूरा नहीं बेटा, इसको पहले पूरा लिखो. Having different magnitudes. मैं इसको ढंग से तुमको एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको मैंने पूरा कर दिया है. दे आर आइसोट्रोपिक एंड हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन. सो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. समझ में आ रही बात ये? सो अब ये थोड़ा सा मिस हो गया, पहले मैं क्लियरली बताऊंगा. व्हाट इज एनाइसोट्रोपी. पहले इस क्वेश्चन को हैंडल करो. व्हाट इज एनाइसोट्रोपी. एनाइसोट्रोपी होता क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाइए यहाँ पे. पहले प्रॉपर क्वेश्चन जनरेट कीजिए, मैं इसको पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद तब आगे बातचीत करेंगे. तो व्हाट इज एनाइसोट्रोपी. फिजिकल प्रॉपर्टीज like mechanical strength, maybe refractive index, etc. क्लियर लिखेंगे. So physical properties like mechanical strength or refractive index, etc. having different magnitudes in different directions is anisotropy. loud and clear, बिल्कुल स्पष्ट बातचीत लिखेंगे. तो what is anisotropy? Anisotropy is there are certain physical properties like mechanical strength, refractive index, etc. They have different magnitudes in different directions, and this behavior is known as anisotropy. Absolutely crystal clear. समझ में आ गई बात ये. अब दूसरी बात ये, crystalline solids are anisotropic, which is very funny. Why crystalline solids are anisotropic? ये क्वेश्चन हम इसके ऊपर अटैक करेंगे. Why crystalline solids are anisotropic in nature? ये बात करनी है बेटा. Anisotropic in nature. Understand? So अब क्लियर क्वेश्चन जनरेट करेंगे, उसके बाद तब हम लोग एमॉर्फस के बारे में बातचीत करेंगे. पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड और एनाइसोट्रोपी के डेफिनेशन को हम लोग बड़े ढंग से निपटा लें. तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या जनरेट होकर आ गया हमारे सामने. वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर. सारे बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया अपने नोटबुक में. अब सब लोग खुद से वीडियो को पॉज करके इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे. तुम कर लोगे, उसके बाद तब हम लोग एक साथ करेंगे इस बात को. सो इन द मीन टाइम दोज चिल्ड्रेन हु वांट टू डू ऑन देयर ओन विल डू ऑन देयर ओन. और जो बच्चे मेरे साथ करना चाहते हैं, मैं उनके लिए अब दोबारा इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करूँगा यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, तो हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया. NaCl एग्जिस्ट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. अब मैंने तुमसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में बातचीत की, ये तुमको आगे चल के पढ़ना है, बट चूंकि मुझे ये बात तुम्हें बतानी है एनाइसोट्रोपी वाली, इसलिए इस एग्जाम्पल, इस फैक्ट का मैं इस्तेमाल करूँगा. और ये हम लोग दोबारा आगे जाके जब पढ़ेंगे तो ये बात और क्लियरली समझ में आएगी. फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, वगैरह वगैरह. अभी तुम मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमको इन टर्म्स की जानकारी है और हम लोग यहीं से बातचीत शुरू कर रहे हैं. सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा, जरा देखेंगे ढंग से यहाँ पे. सो ये आपका एक क्यूब बनाया हम लोगों ने यहाँ पे. आप भी अपने नोटबुक में बनाएंगे. मैं जानबूझ के एक्सपेंसिव बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. क्यूब बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने तरीके से बनाइए. सो यहाँ कितने कॉर्नर्स हैं क्यूब में, तुम क्यूब बनाते रहोगे और मुझे आंसर भी करोगे. कितने कॉर्नर्स होते हैं बेटा क्यूब में?
सो देयर आर 8 कॉर्नर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, 8 कॉर्नर्स दिखा लिया आपने। अब ये जो गोले हैं यहाँ पे, दीज स्पेयर्स आर सिग्निफाइंग क्लोराइड आयंस। सो क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट डेफिनेटली एट 8 कॉर्नर्स, लिखेंगे क्लियर बातचीत लिखेंगे, दे आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन 8 कॉर्नर के अलावा क्लोराइड आयन की पोजीशनिंग क्या होती है, दे आर प्रेजेंट एट 6 फेज सेंटर, 6 फेज सेंटर पे। तो फेज सेंटर बना के दिखा लीजिए इस तरीके से, एक बैक फेज सेंटर और एक फ्रंट फेज सेंटर, राइट, ये हो गया। सो क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेज सेंटर, क्लियरली दिखाएंगे 6 फेज सेंटर्स। So these are chloride ions location. Next is, मैं थोड़ा इसका इंक का कलर चेंज कर जा रहा हूँ बेटा, डेलिबरेटली मुझे कुछ और बातें दिखानी है। और यहाँ पर मैं क्रॉसेस बनाऊंगा बेटा। क्रॉसेस से क्या देखेंगे हम लोग, Na+ आयन देखेंगे। Na+ आयन की लोकेशन कहाँ कहाँ पे, देखो अब अगर तुमसे मैं ये पूछूँ, इसमें इस अरेंजमेंट में, इस क्यूब में, मैंने कोशिश की है परफेक्ट क्यूब बनाने की, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, तुम खुद से बना लोगे इसको। तो इस क्यूब में कितने एजेस नजर आ रहे हैं तुमको, हाउ मेनी एजेस, सो देयर आर 12 एजेस, 1 2 3 4 एज सेंटर हो गई ये। उसके बाद 5 6 7 8, सो सोडियम आयन की पोजीशनिंग एज सेंटर पे होनी जा रही है। अब 12 एजेस हैं तो 12 एज सेंटर भी हो जाएंगे। 8 तो मुझे दिख रहे हैं, बाकी कहाँ हैं, ये 8 तो 1 2 and then 3 4 and then 5 6 and then 7 8, ये तो मुझे दिख रहा है बेटा, ठीक है, ये तो दिख रहा है हमें। अब बाकी 4 कहाँ है, बाकी 4 भी सारे बच्चों को दिख रहे होंगे। ये हो गया 9 10 और ये हो गया बच्चे 11 और ये हो गया 12 एज सेंटर। तो 12 एज सेंटर हो गया। सोडियम इज प्रेजेंट एट 12 एज सेंटर, और इन एज सेंटर के अलावा एक और जगह पे सोडियम, जिसको तुम बोलते हो बॉडी सेंटर, यहाँ बना लेंगे तो एक बॉडी सेंटर पे। सो ये इसका अरेंजमेंट हो गया। सो 1 एट बॉडी सेंटर। अब तुमसे अगर मैंने ये लैंग्वेज यूज़ किया कि ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है और ये एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, यू वेर फाइंडिंग दैट वेरी डिफिकल्ट, दैट लैंग्वेज वाज टेक्निकल डिफिकल्ट। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि एक क्यूब के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, देन यू आर लाइकिंग द डायग्राम। दिस इज़ वेरी वेरी गुड लुकिंग डायग्राम। तुमको बिल्कुल पता चल रहा है कि क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ पे हैं, 8 कॉर्नर्स पे हैं और 6 फेस सेंटर्स में। वंडरफुल। सोडियम आयंस कहाँ कहाँ पे बेटा, दे आर एट 12 12 12 12 12 12 12 एज सेंटर पे। सोडियम कैटायंस आर एट 12 edge centers, and what else, where else, they are present at the body center also. So sodium ion की लोकेशन ये हो गई। So इस अरेंजमेंट में टेबल सॉल्ट NaCl का एक क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है। NaCl वही टेबल सॉल्ट जो तुम खाने में यूज़ करते हो एवरी डे, अंडरस्टैंड। सो दिस डू यू फाइंड दिस स्ट्रक्चर वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है ये। अब ये सारी बात किसी कंटेक्स्ट में हो रही है। कंटेक्स्ट क्या था कि एनाइसोट्रोपी, टीचर आपने डेफिनेशन तो समझा दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक क्यों होते हैं ये क्वेश्चन आपने पिक किया था समझाना, और आपको यही समझाना है। चलो अब मुझे याद आ गया। सो क्वेश्चन टू बी हैंडल्ड इज व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। ध्यान है सारे बच्चों को, क्वेश्चन वापस आ जाइए। इफ आई गो इन दिस डायरेक्शन बेटा, व्हाट आयंस आर ऑब्जर्व्ड, there is a chloride ion, then there is again a chloride ion, then there is again a chloride ion. Can you see that? Chloride, chloride and chloride. Agree all of you? इस डायरेक्शन में इसको डायरेक्शन 1 बोल लीजिए आप, कॉल दिस डायरेक्शन नंबर 1। वंडरफुल। अब इस डायरेक्शन की बात करें आप, डायरेक्शन नंबर 2। डायरेक्शन नंबर 2 दिख रहा है सब लोगों को, इसको मैंने बोला डायरेक्शन नंबर 2 है ये। और डायरेक्शन 2 में क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्लोराइड आयन, फिर सोडियम कैटायन, फिर क्लोराइड आयन। डू वी ऑल अंडरस्टैंड दिस? सो अब मैं तुमसे ये बोलूँ कि यहाँ पर तुमने मैकेनिकल स्ट्रेंथ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट इस डायरेक्शन में करना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इन डायरेक्शन 1, अगर उसका मैग्नीट्यूड x यूनिट्स है तो इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्शन नंबर 2 में मैग्नीट्यूड सेम होगा या अनसेम होगा, अलग हो जाएगा ना जी। अगर वहाँ x है तो यहाँ y हो जाएगा। कम ज़्यादा की बात हमने कभी नहीं की, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, वी आर नॉट कंसर्न। मैंने तुम्हें ये बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड इन दोनों डायरेक्शन में क्या अलग अलग होने जा रहा है, एब्सोल्युटली होने जा रहा है। चलो इतनी बात समझ में आ रही है, बट क्यों होने जा रहा है आपकी बात तो समझ नहीं आई है। ये सारी बात समझ में आ गई कि अलग अलग होने जा रहा है, दिख रहा है इंट्यूटिवली, बट क्या आप एक रीज़न देंगे टीचर अलग अलग क्यों है? तुमको दिख रहा है बेटा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन 1 में जा रहे हो, देन यू आर गेटिंग क्लोराइड 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 आयंस at certain distances. If you are going in this direction, you are getting chloride sodium and chloride ion. So different kind of ions are obtained in different directions at different distances. Repeat करूँ एक बार, मैंने ये कहा in different direction different kind of ions are obtained at different distances with respect to this direction. सो जब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टाइप के आयंस मिल रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे मिल रहे हैं, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? एब्सोल्युटली डिफरेंट हो जाएगा जी। सो बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन हो गया व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, because in case of crystalline solid, if we travel in different directions, we get different ions at different distances. That's why physical properties change their magnitudes. So physical properties have different magnitudes in different directions in case of crystalline solids. Crystalline solids are एनाइसोट्रोपिक, परफेक्टली एक्सप्लेन। समझ आ गई बात सारे बच्चों के? समझ में आ रही बात ये? सो अब स्टेटमेंट पे जाइए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, दिस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। सो देयर वर टू क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 वाज व्हाट इज एनाइसोट्रोपी, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। हमने दोनों क्वेश्चन हैंडल कर लिया बेटा। समझ में आ रही बात ये? मेरे पास एक टेक्स्ट बुक डायग्राम भी है, तुम ये देखो, ये वही लैटिस है NaCl का जो हमने बनाया अपने तरीके से था अभी थोड़ी देर पहले। इस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में Na+Cl- दिख रहा है सारे बच्चों को, Na+ देन Cl-, ऑल्टरनेटली Na+Cl- वगैरह वगैरह, ये आयंस नजर आ रहे हैं। इफ वी टॉक इन दिस डायरेक्शन देयर आर क्लोराइड 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 क्लोराइड। सो दोनों डायरेक्शन में अगर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट किया जाए, मैग्नीट्यूड सेम होगा या अनसेम होगा? अनसेम होगा टीचर। वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, रीइंफोर्स, दोबारा बता दिया गया आपको। एक बार हमने अपने खुद के तरीके से किया और एक बार हमने टेक्स्ट बुक के तरीके से भी उन्हीं बातों को रीइंफोर्स कर लिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो पक्का हो गया, पक्का फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ये प्लेटफॉर्म बोल रहा है आपसे। अगर आपके अभी भी बात समझ में नहीं आई है, आई एम गेटेबल, दिस प्लेटफॉर्म इज गेटेबल, डायरेक्टली मैसेजेस, वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, राइट। सो ये एक बातचीत हो गई। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक प्रूव्ड। नाउ amorphous solids are isotropic. Why they are isotropic? It is because क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। सो एमॉर्फस सॉलिड में खास बात ये होती है, एमॉर्फस सॉलिड इज इक्वली डिसऑर्डर्ड इन ऑल द डायरेक्शन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, इसी को आप बोलते हैं आइसोट्रोपी। व्हाट डिड आई से? आई सेड amorphous solids are isotropic. It is because they are equally disordered in all the direction. जितने डायरेक्शन में जाएंगे इक्वली डिसऑर्डर्ड है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब अलग अलग डायरेक्शन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। सो इसको आप बोलेंगे आइसोट्रोपी, एन एमॉर्फस सॉलिड शोज आइसोट्रोपी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये हमने कुछ 3 4 5 पॉइंट डिस्कस किए। किस बारे में डिस्कस किए? डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। बहुत ही एब्सोल्युटली क्रूड थ्योरेटिकल टॉपिक है,
ढंग से समझोगे, बताने की कोशिश की जा रही है इस प्लेटफॉर्म से। कुछ और डिफरेंस है क्या इन दोनों के बीच में? एक आध और होना चाहिए बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि एक फैक्ट जोन है, सिंपल भी और फैक्ट जोन भी है। फैक्ट जोन का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जोन। दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड, सच्चा सॉलिड है ये, अजीब बात है, सच्चा सॉलिड। एंड दे आर स्यूडो सॉलिड्स, नकली सॉलिड बोलते हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स एंड amorphous solids are non-true or pseudo solids. They are also known as supercooled liquids. Why they are pseudo solids? Because like liquids they have a tendency to flow. ये वजह होती है इसकी। सो ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है, मैंने बिल्कुल देखो हाईलाइट करने की कोशिश की है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। What are pseudo solids? Pseudo solids or supercooled liquids, like liquid amorphous solids, have a tendency to flow, though very slowly. That's why they are labeled as, they means amorphous solids are labeled as supercooled liquid और pseudo solids भी बोलते हैं इनको। So amorphous solid को pseudo solid इसलिए बोला जाता है because amorphous solid में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, दो इट फ्लोज वेरी वेरी स्लोली, बट देन देयर इज एन ऑब्वियस टेंडेंसी टू फ्लो। दैट इज व्हाई एमॉर्फस सॉलिड्स आर सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड्स। मैंने 2-3 बार फिर तुम्हें एक्सप्लेन किया, समझ आ गई बात ये? दिस इज डन, इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हारे वाइवा का क्वेश्चन होता है, वाइवा का नहीं, आपके एजर्शन रीजनिंग एग्जाम का भी क्वेश्चन होता है, नीट जैसे एग्जाम में और मे बी IIT एडवांस जैसे एग्जाम में होता ये है। ग्लास पेन्स फिक्स टू विंडोज और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम। कहने का मतलब ये कि ग्लास के जो पेन्स होते हैं विंडो पे, विंडो पेन्स जिनको तुम बोलते हो, सो दे बिकम स्लाइटली थिक at the bottom point, at the bottom they become slightly thick। तो ये ग्लास के पेन स्लाइटली थिकर क्यों हो जाते हैं बॉटम पोजीशन पे? ये एक क्वेश्चन एजर्शन रीजनिंग के फॉर्म में आ चुका है, आता है नीट जैसे एग्जाम में तो आता है, ठीक है। सो अब ग्लास पेन्स एट विंडोज एंड डोर्स दे बिकम थिकर एट द बॉटम, वाई? क्या आंसर देंगे इसका? अब आंसर तुमने ऊपर देख लिया, नीचे भी दिख रहा है तुमको। ग्लास पेन्स, ग्लास क्या होता है? ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एंड नो हीट, गर्मी में हीट पड़ रहा है और ठंड में हीट कम हो जा रहा है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, मोर हीट और लेस हीट, व्हाट हैपेंस? दिस ग्लास स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्लास जैसे धीरे धीरे फ्लो करता करता नीचे जाएगा तो नीचे वाला पोर्शन थिक हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, डिस्कस्ड हियर। ग्लास पेन्स become thicker at the bottom is because of this reason। so theory, complete theory, कोई बहुत ज़्यादा इसमें समझाने का गुंजाइश नहीं था, but we at this platform try to handle each and everything, we never skip this। हमने इसको escape नहीं किया, हमने पूरी बातों को बताने की कोशिश की, though for some time it become monotonous also, but we attempted our लेवल बेस कि तुमको सारी बात समझ में है। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड हमने पूरा कर लिया है। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इन करेंगे, दैट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो लेट्स मूव इन दैट डायरेक्शन राइट नाउ, राइट अवे।